चोजुगिगा स्क्रॉल्स के मानवीकृत जानवरों से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत के मांगा और 1911 में पहली फिल्म कात्सुरो शासन तक एनीमे हमारे सामूहिक इतिहास में रचा बसा है। आज भी यह दुनिया भर में चर्चा का एक बड़ा विषय है, लेकिन एक मांगा सीरीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। वन पीस। नंबर 10। वन पीस को कहानी कहने की उत्कृष्ट कृति माना जाता है और 2024 में इसे अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली कॉमिक घोषित किया गया। वन पीस का संक्षिप्त विवरण देना मुश्किल है क्योंकि इसके 1000 से ज्यादा चैप्टर हैं। ये कहानी समुद्री डाकुओं के स्वर्ण युग में गोल्डी रोजर को फांसी दिए जाने के बाद की है, जिन्होंने वन पीस नामक सबसे बड़ा खजाना खोजा। रोजर ने सभी को अपना खजाना ढूंढने की चुनौती दी, जिससे ये कहानी का मुख्य विषय बन गया। कहानी के केंद्र में, जिसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, मंकी डी लूफी है, जो एक सामान्य लड़का है जिसने एक डेविल फ्रूट खा लिया था, जो खाने वाले को जादुई शक्तियां देने में सक्षम है। लूफी ने गम फ्रूट खाया, जिससे वह रबर जैसा खींच सकता है। इस किरदार ने रेड हेयर शैंक्स को आदर्श माना, जिन्होंने उसे समुद्री सांप से बचाते हुए अपना हाथ खो दिया था। लूफी को छोड़कर जाने से पहले शैंक्स उसे स्ट्रॉ हैट देते हैं, जो उसकी सबसे कीमती चीज बनती है और उसी से उसके गिरोह का नाम प्रेरित होता है। लूफी की रबर जैसी ताकत के अलावा उसे बाकी किरदारों से इस बात की वजह से अलग माना जाता है कि गियर 2nd, 3rd, 4th और 5th का इस्तेमाल सिर्फ वही करता है। गियर्स उसकी ताकत का खास इस्तेमाल है, जिससे वह खून का बहाव, हड्डियों का फूलना और मांसपेशियों का कसाव नियंत्रित कर सकता है। गियर 2 में लूफी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके अपने पैरों में ज्यादा खून पंप कर सकता है, जिससे उसकी रफ्तार और ताकत दोनों बढ़ जाती हैं। गियर 3 में अंगूठे को काटने से उसकी हड्डियां फूल जाती हैं और उसके अंग इतने बड़े हो जाते हैं कि वे भारी नुकसान झेल सकते हैं। गियर 4 में वह मांसपेशियों को फुलाकर बचाव व आक्रमण के लिए तैयार रहता है। लूफी ने दूसरे गियर को मंगा। चैप्टर 388 में एनीज लॉबी आर्क में CP9 एजेंट ब्लू एनो से लड़ते वक्त जागृत किया था। यही वो पल था जब एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया था। एनीमे सीरीज के एपिसोड के बाद इंटरनेट पर लोग पागल हो गए और लूफी की क्षमताओं को देखने के लिए दीवाने हो गए। अगला पल एपिसोड 288 में आया, जो मांगा के चैप्टर 403 में है। इसी एपिसोड के दौरान लूफी ने गियर 3 का इस्तेमाल करके अपनी हड्डियों को फुलाया, खासकर अपनी मुट्ठी का आकार बड़ा किया, जिससे वह एक मजबूत स्टील के दरवाजे को तोड़ सका। इस पल के रिएक्शन वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहां एनीमे फैंस और इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन हैरान कर देने वाले रिएक्शंस यही खत्म नहीं हुए। मांगा के चैप्टर 784 और टेलीविजन सीरीज के एपिसोड 726 में लूफी अपनी लड़ाई के दौरान डाफ्लामिंगो के खिलाफ गियर 4 एक्टिवेट करता है। वह अपना मुक्का अपनी बाह में पीछे खींचकर और फिर जबरदस्त ताकत के साथ छोड़कर भारी पंच मारता है और एक बार फिर इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मच गई थी। वन पीस सबरेडिट्स में उत्साह छा गया और जल्दी ही अगला सवाल आया, क्या लूफी कभी गियर 5 तक पहुंचेगा? इनमें से हर एक उन्नति के बीच सैकड़ों एपिसोड्स का फासला था। किसे पता था गियर 5 कब आएगा? गियर 5 आखिरी स्तर डेविल फ्रूट का जागृत रूप और लूफी की ताकत की चरम सीमा है। यह घटना महत्वपूर्ण है, पर दर्शकों को इंतजार करना होगा। इस दौरान लूफी का गियर 5 तक पहुंचना केवल एक सिद्धांत था। यह एपिसोड 1071 था, जब लूफी को काइडू ऑफ द बीस्ट्स, दुनिया के सबसे ताकतवर जीव जो पहले 4 सम्राटों में से एक थे, के क्रोध का सामना करना पड़ा। इस एपिसोड में फैंस को एक से ज्यादा तरीकों से झटका लगा। परंपरागत रूप से मुख्य किरदारों का अंत नहीं होता, लेकिन वानो कंट्री आर्क के दौरान ठीक यही हुआ। लूफी और काइडू की लड़ाई में विलन को बढ़त मिलती है और वो इस प्यारे किरदार को हरा देता है। दर्शक अपनी सीटों के किनारे बैठे रह गए जब लूफी का दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई और फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। लेकिन ठीक उसी समय गोमू गोमू नोमी जागना शुरू हो गया। एक सफेद चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया,
जिससे वो पीला पड़ गया, मरोड़ गया। फिर वो दोबारा जीवित हो उठा और मुक्ति के योद्धा में बदल गया। गियर 5 ने शोनन ट्रोप्स तोड़ते हुए लूफी की पर्सनैलिटी और आज़ादी की थीम से मेल खाती अनोखी कार्टून भौतिकी दिखाई। गियर 5 ने उस किरदार को बिना बंधन के लड़ने की ताकत दी। उसने कार्टून जैसी क्षमताओं से अपनी बॉडी को असंभव ढंग से मोड़ा और आसपास के माहौल को रबर बना दिया। इस उन्नति ने लूफी को अपने शक्तिशाली दुश्मनों को खिलौने समझने की आज़ादी दी और उसकी क्षमताएं एपिसोड 1076 में अपने पिछले प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक और लड़ाई के दौरान चरम पर पहुंच गई। लूफी अपनी नई शक्ति से काइडू को जोरदार प्रहार कर मैग्मा चेंबर में गिरा देता है और उसका शासन खत्म हो जाता है। इस पल ने लूफी को कमजोर मगर जुगारू से बेहद शक्तिशाली बना दिया, जो अब सबसे ताकतवर विरोधियों को चुनौती देकर आसानी से जीत सकता है। नंबर 9, 5 एल्डर्स पहली बार मंगा के चैप्टर 233 और सीरीज के एपिसोड 151 में दिखाई देते हैं और एगहेड आर्क के मुख्य खलनायक के रूप में काम करते हैं। उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्रवाइयों और कहानी में उनकी गहरी भूमिका के कारण उन्हें वन पीस सीरीज के मुख्य खलनायकों में गिनना उचित है। इस आदेश को बनाने वाले हैं सेंट मार्कस मार्स, पर्यावरण के योद्धा देवता, सेंट टॉपमैन मरकरी, न्याय के युद्ध देवता, सेंट ईथन बारन नोस्तुरो, वित्त के योद्धा देवता, सेंट शेपर्ड जैपेटर, कृषि के योद्धा देवता, और सेंट फाइगरलैंड गार्लिंग, विज्ञान और रक्षा के योद्धा देवता। दर्शकों ने 5 एल्डर्स को केवल राजनेता समझकर बड़ी भूल की। इसका पता बाद में चलेगा। उनकी रूपांतरण क्षमता सामान्य डेविल फ्रूट अवेकनिंग की बजाय एक शैतानी अनुबंध से आती है। उनके पास टेलीपैथिक क्षमता है और वे पौराणिक राक्षसों जैसे विशाल रेत के कीड़े व कंकाल घोड़े में बदल सकते हैं। इसी सामूहिक इकाई ने पूरे एनीमे समुदाय में हैरानी और दहशत फैला दी जब खुलासा हुआ कि उनकी चालें उम्मीद से भी ज्यादा संदिग्ध है। वो पल चैप्टर 908 एपिसोड 889 में लेवेली आर्क के दौरान आया था। इस आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बिग मॉम पायरेट से भिड़ते हैं और लूफी का समूह वेनो देश जाता है। रिवोल्यूशनरी आर्मी अगली चाल की तैयारी कर रही है। वहीं दुनिया भर के राजघराने लेवेली कॉन्फ्रेंस के लिए जुट रहे हैं। अब तक किसी को पता नहीं था, पर इसी हिस्से में पता चलेगा कि असल में डोरियां कौन खींच रहा है। जैसा दर्शकों से कहा गया था, यह कोई सामूहिक सरकार नहीं बल्कि एक ही इकाई है। कोबरा, डोल्डो और फुजितोरा के बीच बैठक के बाद सभी शाही लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए और लेवेली सम्मेलन की शुरुआत की। 5 बुजुर्गों ने कोबरा के साथ एक बैठक की बात की और जोर देकर कहा कि बढ़ती अव्यवस्था के कारण एक बड़े शुद्धिकरण की आवश्यकता है। वे पेनेजिया किले में खाली सिंहासन की ओर बढ़े। खाली सिंहासन एकल विश्व शासक की अनुपस्थिति और राष्ट्रों में समानता का प्रतीक है। केवल यही विशेषता लंबे समय से एक झूठ थी जिसने दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि ऐसा ही है। अब खाली सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा है जो बुजुर्गों से भी ज्यादा रहस्यमय है। वह सेंट नरोना एमू है। इसी पल दर्शकों और प्रशंसकों के लंबे समय से बने सिद्धांत बिखरने लगे। एमू का सिंहासन पर होना एक ही बात बताता था, वह पूरे समय पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। इस विचार को मजबूत करना और ये दिखाना कि वे बुजुर्ग असल में कौन थे और किसका प्रतिनिधित्व करते थे, दुनिया के राजा के आगे उनका सामूहिक झुकना था। सृष्टिकर्ता के आगे घुटने टेक कर 5 बुजुर्गों ने उस नाम को जानने की प्रार्थना की जिसे उसने दुनिया से बुझा देने लायक रोशनी माना था। उस प्रकाश की पहचान केवल अनुमानित है, लेकिन कई दर्शकों का मानना है कि सफाई का लक्ष्य नेफर तारे विवी थी, जिनका परिवार विश्व सरकार के खिलाफ विद्रोही था। लेकिन फर्श पर इधर उधर अन्य संभावित लक्ष्यों की तस्वीरें बिखरी हुई थीं, जिनमें लूफी, ब्लैकबियर्ड और तलवार से घायल राजकुमारी शिरोहोशी भी शामिल थी। इस पल ने इस विचार को मजबूत कर दिया कि दुनिया को एक ही सत्ता चला रही है, एक ऐसी सत्ता जिसके बारे में आम जनता को या तो कोई जानकारी नहीं है या बहुत सीमित जानकारी है। इन एपिसोड्स ने इमू की पहचान, उसके पास मौजूद ताकत और वॉइड कंट्री में उसकी भूमिका को लेकर अटकलों का सैलाब ला दिया। एक ऐसा युग
जिसका कोई पुरातात्विक रिकॉर्ड नहीं है, और माना जाता है कि इसी दौरान विश्व सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया था, जिसे 5 बुजुर्गों ने बाद में छुपा दिया। नंबर 8, रेड हेड शैंक्स, लूफी के आदर्श, रेड हेयर पायरेट्स के मुखिया और न्यू वर्ल्ड के 4 सम्राटों में से एक है। शैंक्स लूफी की जिंदगी में अहम किरदार हैं, जिन्होंने 12 साल पहले उसकी जान बचाई थी। उन्होंने लूफी को प्रेरित किया कि वह अपना खुद का रास्ता एक पायरेट के रूप में चुने और एक दिन उन्हें भी पीछे छोड़ दे। इसी किरदार ने उसे स्ट्रॉ हैट दी, जो उनके फिर मिलने का प्रतीक है। यही वह घटना थी जिसकी वजह से लूफी ने गोमू नो मी खाया था। शैंक्स के ठीक विपरीत एक किरदार है जो 4 सम्राटों को गिराने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि वह नए विश्व में खुद को स्थापित कर सके। उसका नाम है यूस्टस किड, जो बदला और महिमा पर केंद्रित है। वह किड पायरेट्स का कप्तान है और वर्स्ट जनरेशन के 12 सदस्यों में शामिल है। लूफी के 2 साल के प्रशिक्षण में किड ने शैंक्स को चुनौती दी और इसी दौरान उसने अपना एक हाथ खो दिया, जो केवल मांगा के अध्याय 928 में बताया गया है। इस घटना के बाद उसने रेड हेयर्स को चुनौती देने के लिए 2 समुद्री डाकू गुटों से गठबंधन की कोशिश की। हालांकि ये चुनौती काइडो के हमले के बाद बिखर गई, जिससे उसे कैद होना पड़ा। लेकिन उसकी गायब बांह और कैद भी किड को रोकने के लिए काफी नहीं थी और उसका बदला लेने का इरादा एक अप्रत्याशित जगह पर खत्म हुआ। ये वन पीस के चैप्टर 1079 एनिमे एपिसोड 1112 एल्बाफ आर्क के दौरान था, जब किड और शैंक्स फिर से मिले और लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। दशकों तक प्रशंसक रेड हेयर को एक्शन में देखने को तरसते रहे। अब वह समय आ गया। समुद्र की ऊंची लहरों पर रेड हेयर पायरेट्स एल्बाफ पर हमले के बाद किड पायरेट्स का सामना करते हैं। किड लड़ाई के लिए उतरता है, सोचता है कि वह सम्राट से लड़ेगा, लेकिन खुद को शैंक्स के बेड़े से घिरा पाता है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। लाल बालों वाले सम्राट पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन क्रू हटने से पहले किड अपने जहाज की चुंबकीय वस्तुएं इकट्ठा कर डैम्ड पंख की तैयारी करता है। किड का प्रसिद्ध हाई डैमेज रेलगन हमला, जो शैंक्स के बेड़े को नष्ट कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, शैंक्स ने अपनी भविष्य दृष्टि शक्तियों का इस्तेमाल किया और समझ गया कि किड क्या करने वाला है। उसकी मंशा को नाकाम करने के लिए सम्राट कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा वाकया जो पूरे एनिमे समुदाय में हलचल मचा देता है। शैंक्स कमुसारी नामक दिव्य प्रस्थान हमला करता है। शैंक्स तेजी से उड़ते हुए किड की ओर एक जहाज से दूसरे जहाज जाता है। जब तक वो अपने प्रतिद्वंदी तक पहुंचता है, उसकी तलवार पहले ही निकल चुकी होती है। किड बेहोश होता है और उसका हथियार नष्ट हो जाता है, जिससे धमाका होकर जहाज तबाह हो जाता है। डोरी और ब्रोगी की मदद से दल के सदस्य डूबते हुए पराजित रह जाते हैं। इसे वन पीस की सबसे तेज एक तरफा लड़ाई माना जाता है, जिसमें शैंक्स ने प्रतिद्वंदी को हराकर रेड हेयर पायरेट्स को कुछ सेकंड में बचाया। यह पहली बार था जब प्रशंसकों ने हीरो को असली एक्शन में और इस खास शक्ति का उपयोग करते देखा, जिसे पहले सिर्फ पायरेट किंग रोजर ने इस्तेमाल किया था। नंबर 7, जो वन पीस में एक और महत्वपूर्ण किरदार के रूप में है, वह बहुत प्रसिद्ध और बहुत शक्तिशाली मरीन है, वाइस एडमिरल मंकी डी गार्प, जिन्हें गार्प द फिस्ट कहते हैं। मंकी डी ड्रैगन के पिता और लूफी के दादा है। उन्होंने पोर्ट गस DS के जन्म की देखरेख की और बचपन में लूफी को पाला, फिर दोनों को दादिन परिवार को सौंप दिया। ये वही किरदार है जिसे पायरेट किंग को चुनौती देने में सक्षम एकमात्र मरीन और मरीन का हीरो कहा जाता है। गार्प को अब तक के सबसे ताकतवर मरीन और जीवित किंवदंती माना जाता है, जो सिर से मारकर महाद्वीप चीर सकते हैं। इस किरदार को खास तौर पर अनोखा बनाता है कि उसकी अलौकिक शारीरिक ताकत और तीनों हाकी में महारत डेविल फ्रूट से नहीं आती। उनकी खासियत है आर्मामेंट हाकी से लिपटे पंच मारना, जो पहाड़ नष्ट कर सकते हैं और द्वीप को समतल कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी इम्पैक्ट, जिसे पहली बार एपिसोड 1114 में इस्तेमाल किया गया था, ने फैंस की लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों पर खरा उतरते हुए
कई चर्चा मंचों पर काफी हलचल मचा दी। ये उसी एपिसोड प्रिय शिष्य के लिए वाइस एडमिरल गार्प की मुट्ठी में हुआ था, जहां उन्होंने गैलेक्सी इम्पैक्ट पंच सिर्फ कोबी द हीरो को बचाने के लिए चलाया, जो स्वॉर्ड स्पेशल फोर्सेस यूनिट के मरीन कप्तान हैं। कोबी ने गार्प के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया था, जिससे वह वाइस एडमिरल के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण बन गया था। इस एपिसोड में कोबी खुद को हाचिनोसू पर पाता है, जहां वह इनामी शिकारियों के घेरे में घिरा हुआ है, जो उसकी जान लेने की तैयारी कर रहे हैं। वे गोली चलाते हैं, लेकिन हथियारों से फूल निकलते हैं। इस तरह आग्नेयास्त्र बेकार हो जाते हैं। हिबारी ने वेगापंक के आविष्कार से बारूद की जगह फूल बना दिए। वही कुजाकू अपनी शक्ति से इनामी शिकारी फंसाती है। इन पलों के दौरान गार्प अपना हमला तैयार कर रहे थे और कोबी के बार बार यह कहने के बावजूद कि वह बचाए जाने के लायक नहीं है, एडमिरल फिर भी उसे बचा लेते हैं। वो अपनी मुट्ठी से अपने जहाज को हवा में उछालते हैं और उस पर सवार होकर द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां वो पहले कभी न देखी गई गैलेक्सी इम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरे शहर को तबाह कर देती है और इनामी शिकारियों को हरा देती है। नंबर 6, वन पीस। यूनिवर्स में एक और सहायक किरदार के रूप में पोर्ट गाज डी एस है। वही एस जिन्हें रोजर की मृत्यु के बाद मंकी डी गार की देखरेख में रखा गया था। वो फायर फिस्ट एस के नाम से मशहूर हुए और स्पेस पायरेट्स के कप्तान रहे। फिर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में शामिल हुए। इस किरदार ने मारा नोमी और लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया था, जिससे वह आग बना और नियंत्रित कर सकता है, साथ ही खुद को आग में बदल सकता है। उसमें बहुत आग छोड़ने की ताकत है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जलती मुट्ठियां शहरों को नष्ट कर सकती थीं। इसके अलावा एज वन पीस के उन गिने चुने लोगों में है जो तीनों हाकी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह लड़ाई में इन्हें कम ही उपयोग करता है। मांगा में आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी का जिक्र नहीं है, लेकिन बताया गया है कि एस की हाकी आग जैसी है। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही द्वीप पर बर्फीले तूफानों को रोकने के लिए काफी थी, जैसा कि ड्रम आइलैंड पर उसके आने पर एक दिन तक बर्फ नहीं गिरी। निर्माताओं ने दर्शकों के लिए इस किरदार से जुड़ना आसान किया और बाकी पसंदीदा सीरीज, उपन्यासों व फिल्मों की तरह उसे भी समय से पहले जान गंवानी पड़ी। हालांकि मांगा में इसका वर्णन किया गया था, लेकिन एस की मौत ने फिर भी एनिमे सीरीज में जबरदस्त दिलचस्पी जगा दी, क्योंकि दुनिया भर के दिल टूट गए थे। एपिसोड 483 में एस को बचाए जाने की जरूरत पड़ी थी। उसे मरीन फोर्ड में फांसी के लिए बंद किया गया, क्योंकि उसे ब्लैक बियर्ड समुद्री डाकू ने पकड़ा था। लूफी व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर एस की जान बचा लेता है। हालांकि ये केवल कुछ समय के लिए होती है। साकाजुकी, जिसे पहले एडमिरल अकाइनु के नाम से जाना जाता था, समुद्री डाकुओं के प्रति गहरी नफरत रखता है और मानता है कि पूर्ण न्याय को हर हाल में कायम रखना चाहिए। लूफी जैसे ही एस को बचाता है, उसका अगला निशाना बन जाता है। एस लूफी की हर हाल में रक्षा करने की ठान लेता है और गर्व के साथ अपने भाई की रक्षा करता है, जिससे पूरे एनिमे समुदाय में हलचल मच जाती है। साकाजुकी, जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, ऐसी क्षमता दिखाता है जो एस की ताकत के बराबर ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है। उसने मागुनोमी डेविल फ्रूट खाया, जिससे वह मैग्मा बना और नियंत्रित कर सकता है, साथ ही शरीर को मैग्मा में बदल सकता है। उस दृश्य में एस को पता चलता है कि उसकी आग की शक्तियां साकाजुकी के आगे बेअसर है और वह खुद उसके रास्ते में आ जाता है। साकाजुकी का मैग्मा पंच सीधे उसके सीने को चीर देता है। शॉट एस की विवरा कार्ड पर जूम करता है, जो उसकी जीवन शक्ति से जुड़ी है, और वो जलकर गायब हो जाती है। लूफी हैरान रह जाता है। बाकी समुद्री डाकू गुस्से में मरीन एडमिरल पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान एस अपने भाई की बाहों में गिरकर अपना अतीत और जीवन का मकसद याद करता है। मार्को और विस्टा उसकी मदद को दौड़ते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि उसके अंग गंभीर रूप से जल चुके हैं और ठीक नहीं हो सकते। एस बच नहीं पाएगा और अपने आखिरी पलों में वह लूफी को उसके किए हर काम के लिए धन्यवाद देता है और बाकी सभी का उसे प्यार करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, और उसी पल सबके दिल टूट गए। नंबर 5,
वन पीस एपिसोड 67 में निको रॉबिन बारोक वर्क्स की वाइस प्रेसिडेंट मिस ऑल संडे के नाम से डेब्यू करती है और बाद में लाइट ऑफ द रिवॉल्यूशन और डेविल चाइल्ड के नाम से भी जानी जाती है। रॉबिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में शामिल होने वाली छठी सदस्य थी, जो समूह की पुरातत्वविद और स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट की सीनियर ऑफिसर के रूप में सेवा देती है। हेन है हाना नोमी, जो कि एक पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट है। खाने वाली रॉबिन किसी भी सतह से कई अंग, आंखें और कान उगा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये क्षमता केवल उसके अपने शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके दुश्मनों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी लागू होती है। यह क्षमता इस महत्वपूर्ण किरदार को न केवल अपने दुश्मनों को अक्षम करने की अनुमति देती है, बल्कि उसे एक सक्षम जासूस भी बनाती है। वह विरोधियों को पकड़ने, बांधने और हड्डियां तोड़ने के लिए अपनी क्षमताएं इस्तेमाल करती है। रॉबिन खुद की पूरी क्लोन भी बना सकती है, जिन्हें हन्ना क्लोन कहा जाता है, और वह विशाल अंग भी बना सकती है, जिन्हें मानोस जाइगेंटिस कहा जाता है। उसका सबसे शक्तिशाली रूप डेमोनिया फ्लूर है, जो विशाल राक्षसी रूप है और उसे बड़े विरोधियों या समूहों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाता है। वॉटर 7 आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हत्या संगठन CP9 से बड़ा खतरा मिलता है। इस रहस्यमय संगठन ने पायरेट्स पर बस्टर कॉल का इस्तेमाल करने की धमकी दी, जो 5 वाइस एडमिरल्स द्वारा किया गया हमला है और निसंदेह बेहद विनाशकारी साबित होता। एपिसोड 251 में रॉबिन आइसबर्ग से बात करने का अनुरोध करती है, जिससे पता चलता है कि वह स्ट्रॉ हैट्स के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। वह समझाती है कि वह खुद को CP9 के हवाले कर देगी और यहाँ तक कि उन्हें प्राचीन हथियार की ब्लूप्रिंट्स हासिल करने में भी मदद करेगी। वो तभी करेगी जब उसके क्रू को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। ये साबित होता है कि रॉबिन अपनी आज़ादी दोस्तों के लिए छोड़ देगी, क्योंकि वह खुद को जीने, खुश रहने और दोस्ती के लायक नहीं मानती। 8 साल की उम्र से उसे शिकार बनाया गया, राक्षस कहा गया और अधिकतर लोगों ने उसे धोखा दिया। इसी कारण उसमें आत्ममूल्य की कमी आ गई। आत्म बलिदान की बातें कई एपिसोड बाद ही चरम पर पहुंची। एपिसोड 278 में एनीज लॉबी आर्क के दौरान रॉबिन अपने बलिदान को अंजाम देने की प्रक्रिया में है। वो खुद को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले कर रही है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एकजुट होते हैं और कहते हैं वह उनकी दोस्त है, उसे नहीं छोड़ेंगे। वही उसने बताया कि उसे डर है, उसके क्रू उसे बोझ मानेंगे, क्योंकि अगर वह रहेगी तो स्ट्रॉ हैट्स की दुश्मनी सबसे हो जाएगी। फिर भी उसके साथी उसके लिए लड़ने पर अड़े हैं। वह कहती है कि उसकी मौत तय है और अब समय आ गया है। विश्व सरकार नीचे क्रू को चेतावनी देती है कि वे बेबस है और ऊपर अपने संगठन का प्रतीक झंडे पर लहराती है। लुफी के कहने पर सिल्गा किंग झंडा जलाता है और युद्ध की घोषणा करता है। इसके बाद दृश्य अच्छे से बढ़कर एकदम मास्टरपीस बन गया। रॉबिन यह देखकर कि उसके दोस्त उसके साथ रहने का फैसला करते हैं, चाहे इसका मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ होना ही क्यों ना हो, रोने लगती है। लूफी उसे कहने को कहता है कि वह जीना चाहती है और बाकी क्रू उसे प्रोत्साहित करते हैं। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो आखिरकार अपनी लंबे समय से चाही हुई इच्छा जाहिर करती है। रोते हुए चिल्लाती है, मैं जीना चाहती हूँ। और ये एक नाटकीय मास्टरपीस जैसा पल बन जाता है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। नंबर 4, वन पीस सीरीज के केंद्र में गोल डी रोजर है, जो महान समुद्री डाकू और रोजर पायरेट्स के कप्तान थे और पायरेट किंग की उपाधि सिर्फ उन्हीं के पास थी। उनके पास वही पौराणिक वस्तु थी जिससे इस सीरीज का नाम पड़ा। वह एस के जैविक पिता भी हैं। कोई डेविल फ्रूट न होने के बावजूद इस किरदार ने तीनों हाकी आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम किंग में महारत हासिल करके शक्ति की चरम सीमा प्राप्त की। उसने एस नामक भव्य तलवार को संभाला और उसके पास अपने हमलों में कॉन्करर की हाकी को मिलाने की क्षमता थी, जिससे वह लंबी दूरी तक विनाशकारी झटके पैदा कर सकता था। उनके लंबे समय के प्रतिद्वंदी व्हाइट बियर्ड थे। ये प्रतिद्वंद्वी, जिन्हें दुश्मन नहीं माना जाता था, एक दूसरे के लिए गहरी इज्जत दिखाते हैं। उनकी लड़ाइयाँ सबसे ज्यादा इस इच्छा से प्रेरित होती हैं कि वे अपने इकलौते समकक्ष प्रतिद्वंदी से मुकाबला करें, अपनी ताकत
एक दूसरे के सामने आजमाएं, जिससे अक्सर उनके दलों के बीच टकराव हो जाते हैं। व्हाइट बियर्ड। एडवर्ड न्यूगेट एक महान समुद्री डाकू और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के कप्तान हैं। उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता है और रोजर की मौत के बाद वे वन पीस के सबसे करीब माने जाते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी के विपरीत व्हाइट बियर्ड ने गोरो गोरो नोमी डेविल फ्रूट खाया था, जिससे वे झटके और भूकंप पैदा कर सकते थे। इसे पैरामीसिया वर्ग का सबसे ताकतवर डेविल फ्रूट माना जाता है। सेंगोकू के मुताबिक व्हाइट बियर्ड में दुनिया नष्ट करने की शक्ति है। हालांकि इन दोनों किरदारों को बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में जाना जाता है, लेकिन दर्शकों ने कभी भी इन्हें असल में लड़ते हुए नहीं देखा है। कम से कम एपिसोड 965 क्रॉसिंग सोर्ड्स रोजर और व्हाइट बियर्ड तक नहीं। यह एपिसोड 966 तक जारी रहा। यह लड़ाई वानोदेश आर्क के दौरान ओडेन की फ्लैशबैक में होती है और 3 दिनों तक चलती है, जिसमें रोमांचक सांसें थाम देने वाले पल आते हैं, जिसने दर्शकों को ऑनलाइन चर्चा मंचों पर इसके बारे में बात करना बंद नहीं करने दिया। इस दृश्य को अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति कहा गया है, जिसमें ओडन की फ्लैशबैक से शुरुआत होती है, जब वह और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एक द्वीप पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रोजर पायरेट्स उसे लूट रहे हैं। ओडेन मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए उत्साहित होकर रोजर से भिड़ता है। इससे पहले कि वो पायरेट किंग तक पहुंच पाता, रोजर के एक शक्तिशाली वॉर ने उसे हरा दिया। ओडेन को गिरा देख व्हाइट बियर्ड आगे आता है और पहली बार एनीमे में इन प्रतिद्वंदियों का आमना सामना होता है। संघर्ष अगले एपिसोड में भी चलता है और दोनों पक्ष मिलने को उत्सुक हैं। संघर्ष शुरू होता है और विरोधी क्रू भी आपस में लड़ने लगते हैं। ये संघर्ष 3 दिन तक चलता है। चूंकि प्रतिद्वंदी व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली है, इसलिए भारी मात्रा में ऊर्जा आसपास के माहौल में तबाही मचा देती है। द्वीप दोनों तरफ भूकंप और धमाकों का सामना करता है। इस बहुप्रतीक्षित लड़ाई में जमीन फटती है, चट्टानें तैरती हैं और पेड़ उखड़ जाते हैं। इन सब के पीछे वजह यह है कि दोनों विरोधी असल में एक दूसरे को छू ही नहीं सकते। उनकी ताकतें इतनी ज्यादा है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकता। तीसरे दिन युद्ध विराम होता है, क्योंकि रोजर और व्हाइट बियर्ड एक दूसरे को नहीं हरा पाते और लड़ाई खत्म हो जाती है। चौथे दिन दोनों दलों में उपहारों का आदान प्रदान होता है। यह घटना वन पीस समुदाय के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक क्षण थी, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक और भव्य बताया। नंबर 3, मंकी डी लूफी और पोर्टगस दी एस के किरदार के विकास और बैक स्टोरी का हिस्सा है साबो, जो उनके कुलीन परिवार में जन्मे भाई हैं। माता पिता के दबाव से परेशान होकर साबो 10 साल की उम्र में घर से भाग गया और लूफी और एस के साथ जा मिला। वन पीस के 662 एपिसोड्स तक ये किरदार सिर्फ लूफी की यादों में ही मौजूद रहता है, क्योंकि आवारा जीवन शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद ऐसा लगता है कि साबो मारा गया। माता पिता के पकड़ने का अंदेशा होते ही किरदार ने भागने की कोशिश की। वह जहाज पर चढ़ा और उस इलाके से बाहर निकलने के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसका जहाज एक सेलेस्टियल ड्रैगन, जिसे वर्ल्ड नोबल सेंट जलमाक कहा जाता है, ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसे वह जहाज आंखों में खटक रहा था। उसकी टूटी हुई टोपी और निजी सामान बाद में मिले और सबों को मृत मान लिया गया। जैसा कि सीरीज या फिल्मों में होता है, जब तक किसी किरदार का शरीर ना दिखे, वे सच में नहीं जाते। यह एक सच्चाई है जिससे वन पीस समुदाय का सामना एपिसोड 633 में हुआ था, एस की मौत के बाद। ड्रेसरोसा आर्क में वो घटना हुई जिसे सबसे बेहतरीन वन पीस रिवील कहा जाता है। एक पिछले एपिसोड में एस की मौत के बाद लूफी अपने भाई का डेविल फ्रूट मेरा मेरा नोमी जीतने निकलता है। जीतने के लिए उसे कॉरिडोर कोलोसियम में टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। लूफी अपनी पहचान छुपाकर लूसी के रूप में आता है, लेकिन जैसे ही एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, उसका भेष जल्दी ही खुल जाता है। वो चेहरा साबो का था, जो मेरा मेरा नोमी की रक्षा कोलोसियम आया था। साबो भाई के सामने पहचान बताता है, जिससे भावनाएं उमड़ती हैं। उसका अचानक आना दर्शकों को हैरान करता है, लेकिन उससे ज्यादा तब चौंकाते हैं जब पता चलता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन से कैसे बचा और इतने समय तक
कहाँ था। साबो बताता है कि मंकी द ड्रैगन लूफी के पिता और रिवॉल्यूशनरी आर्मी के नेता ने उसे डूबते जहाज से बचाया था, लेकिन साबो को गंभीर चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। जागने पर पता चला कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वह किरदार अपनी शपथबद्ध परिवार को भूलकर सेना को समर्पित हो गया, चीफ ऑफ स्टाफ बना और सुप्रीम कमांडर ड्रैगन के अधीन संगठन में नंबर 2 बन गया। इस दृश्य में दर्शकों को पता चलता है कि उसकी भूली यादें 10 साल बाद लौट आई, जब उसे भाई की मृत्यु का पता चला। एक अविश्वसनीय पल में साबो एस की मेरा मेरा नोमी खाता है, भाई की विरासत आगे बढ़ाता है और फ्लेम एम्परर साबो बन जाता है। नंबर 2, इंटरनेट पर जिसे लूफी की सबसे विवादास्पद जीत माना जाता है, उसके केंद्र में खड़ा है शार्लोट कटाकुरी, जो डाइफुकू और ओविन का बड़ा ट्रिपलेट भाई है। कटाकुरी बिग मॉम पायरेट्स के 3 स्वीट कमांडरों में से एक है। साथ ही वह टैडो आइलैंड का फ्लावर मिनिस्टर भी है। वह होल केक आइलैंड आर्क का द्वितीय खलनायक है। कटाकुरी ने मोचिनो मी डेविल फ्रूट खाया था, जिससे वह मोकी बना और नियंत्रित कर सकता था, साथ ही खुद को मोकी में बदल सकता था। उसका मोकी गाढ़ा व चिपचिपा है, जिससे वह ताकतवर दुश्मनों को फंसा सकता है। ये शक्तियां हाथ से लड़ाई में काम आती हैं, जिससे किरदार मोची की कई लताएं उगा सकता है, जो मुट्ठी और पैरों जैसा काम करती हैं। इन लताओं को आर्मामेंट हाकी से मजबूत कर ताकतवर घूसे और किक मारी जा सकती हैं। उसकी ताकत इतनी विनाशकारी है कि वह हाकी से चार्ज हमलों से बच सकता है, जिससे कटाकुरी खास तौर पर खतरनाक बनता है। इस आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बिग मॉम के गुस्से का सामना करना पड़ा और टी पार्टी में खलल डालने के बाद वे केक आइलैंड पर फंस गए। पायरेट्स ने भागने की योजना बनाई, लेकिन जब बिग मॉम पायरेट्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनकी योजना नाकाम हो गई। लूफी को एक मौका दिखता है जिससे उसकी टीम सुरक्षित भाग सकती है। एपिसोड 852 में लूफी खुद और कटाकुरी को मिरर वर्ल्ड में ले जाता है, ताकि कटाकुरी उनके भागने की कोशिश ना रोक सके और दोनों की आमने सामने की लड़ाई हो, जिससे दर्शक रोमांचित हो जाते हैं। कटाकुरी लूफी को बिग मॉम के लिए खतरा मानता है और वहीं उसकी बादशाहत खत्म करना चाहता है। एपिसोड का नाम बिल्कुल सही है, कठिन लड़ाई की शुरुआत, लूफी बनाम कटाकुरी। लड़ाई तेज शुरू होती है, दोनों पक्ष बढ़त के लिए संघर्ष करते हैं। कटाकुरी अपनी भविष्यवाणी की शक्ति से जानता है कि लूफी अगला कौन सा पावर इस्तेमाल करेगा और वह उसे अपने मोकी फिस्ट से रोकता है। उसकी बड़ी मुट्ठी दीवार से टकराती है, लूफी जमीन पर गिर जाता है। वह जल्दी संभलकर ग्रिजली मैग्ना का इस्तेमाल करता है। कटाकुरी ने फिर से 2 बड़ी मुट्ठियां चलाईं, जिससे लूफी आसानी से दब गया। कई नाकाम कोशिशों के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को एक बड़े मोची पैर से जमीन में धकेल दिया जाता है। कटाकुरी कहता है कि उसे विरोधी की कोई जीत नहीं दिखती। ये बहुत तनावपूर्ण बयान है। पैरा स्पैरो लड़ाई में रुकावट डालता है। कटाकुरी को बताता है कि स्ट्रॉ हैट्स भाग गए और लूफी से लड़ाई के बारे में पूछता है। उसी समय समुद्री डाकू होश में आकर एलिफेंट गैटलिंग से विरोधी पर हमला करता है। कटाकुरी उस हमले से बच जाता है और उसका जवाब देता है। फिर उसे बड़े मोची के मुक्कों से बार बार पीटा जाता है। अगले कई घंटों तक, जो अगले एपिसोड में भी जारी रहता है, लड़ाई उसी लगातार चलने वाले ढर्रे में चलती रहती है, जब तक कि एपिसोड 855 नहीं आ जाता। इस समय तक कटाकुरी थक चुका था और लड़ाई में पहली बार वह लूफी के एक वार के बाद गिर पड़ा, लेकिन वह ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहता। कटाकुरी शेफ्स की ओर देखता है, जो खाने की ट्रॉलियों के साथ इंतजार कर रहे हैं। उसे लूफी की लगातार जिद की वजह से अपने नाश्ते में देर होने पर झुंझलाहट होती है। इसके बाद वह लड़ाई समाप्त कर देता है और अपने प्रतिद्वंदी को हार न मानने की उसकी जिद के लिए सम्मान देता है। लड़ाई का अंत लूफी के भारी मात्रा में मोची के नीचे दब जाने के साथ होता है। अगले एपिसोड में लूफी मोची के कैद से निकलकर प्रतिद्वंदी पर झपटता है और ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करके उसके घूसों से बचता है और उसके जबड़े पर वार करता है। लूफी अपना नया सीखा हुआ गियर 4 सक्रिय करता है, जिससे उसे बढ़त मिलती है। ये लड़ाई
एपिसोड 871 तक चलती है, जिससे दर्शक सोचते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। अंतिम मुकाबले में दोनों थक जाते हैं, लेकिन कटाकुरी के गिरने के बाद भी लूफी खड़ा रहता है, जिससे उसे सम्मान मिलता है। कटाकुरी बेहोश होने से पहले लूफी से पूछता है क्या वह बिग मॉम को हराने लौटेगा, और आश्वासन मिलने पर मुस्कुराता है। नंबर 1, कैट बर्गलर नामी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नेविगेटर और नोजिकी की दत्तक बहन है। दोनों अनाथ हैं। वह स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट की सीनियर ऑफिसर और क्रू की तीसरी सदस्य हैं, जो ऑरेंज टाउन आर्क में शामिल हुई थीं। दिलचस्प है कि वह स्ट्रॉ हैट क्रू की कुछ सदस्यों में है जो डेविल फ्रूट नहीं इस्तेमाल करती। वो अपनी बुद्धिमत्ता, नेविगेशन कौशल और हथियारबंद क्लाइमेट टैक्ट पर निर्भर करती है, जिससे उन्हें स्टाफ और ज़्यूस बादल की मदद से मौसम नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। वन पीस में कई ऐसे पल हैं जिन्होंने दर्शकों को नामी की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वानो कंट्री आर्क के एपिसोड 68, जिसका नाम है नामी का समर्पण, उल्टी का जबरदस्त हेडबट में उसके कारनामों से कोई भी पल ऊपर नहीं जा सकता। इस एपिसोड में मार्को बिग मॉम से लड़ रहे हैं, वहीं स्ट्रॉ हैट्स के जोरो और ड्रेक आपू से एंटीबॉडी सैंपल लेने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। चॉपर आइस ओनी से संक्रमित हो जाता है, जबकि ब्रुक पर इसका असर नहीं होता क्योंकि उसके पास न त्वचा है न खून। स्ट्रॉ हैट्स का ध्यान भटकने पर नामी और उसोप को उल्टी और पेज 1 से भागना पड़ता है, जो इन 2 स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पहले किए गए हमलों का बदला लेना चाहते हैं। तनावपूर्ण पीछा बाथ हाउस में रुकता है, जहां नामी घिर जाती है। उल्टी उस पर हावी हो जाती है और जोरदार हेडबट मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। उसोप हस्तक्षेप करता है, लेकिन उल्टी और पेज 1 उसे हरा देते हैं। आखिरकार नामी आत्मसमर्पण का फैसला करती है, जिससे वन पीस समुदाय में हलचल मचती है। लेकिन गुस्सा हैरानी और डर में बदल जाता है जब किरदार को अचानक अल्टीमेटम मिलता है, जिसका वह अनोखे ढंग से जवाब देती है। उल्टी कहती है कि अगर नामी नहीं मानी कि कैडू लूफी की जगह समुद्री डाकू राजा बनेगा तो उसे मार दिया जाएगा। नामी का मन अतीत में चला जाता है, वह समय जब उसने पहली बार लूफी से मिली थी, जिसने आर्लोंग के खिलाफ उसका साथ दिया था। उसने उसका गांव भी आजाद कराया। अपनी क्रू के प्यार को याद कर नामी सबसे बड़ी कुर्बानी देती है। डर के बावजूद वह कहती है कि वह जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगी, और उल्टी से कहती है कि लूफी समुद्री डाकुओं का राजा बनेगा। इस सुझाए गए बलिदान ने वन पीस चर्चा मंचों पर जबरदस्त हलचल मचा दी। दर्शक हैरान थे कि क्या हो रहा है, और अब एक प्रिय किरदार के हमेशा के लिए सीरीज से हटने का खतरा था, जो सिर्फ फ्लैशबैक में दिखेगा। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठीक समय पर टामा और उसका शेर कुत्ता सुअर हाइब्रिड कोमाचियो आ जाते हैं। कोमाचियो उल्टी के सिर पर काटता है और नामी आज़ाद हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।